राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, जाने माने अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 9 दिसंबर 1945 को हुआ। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। पेशे से चिकित्सक रहे पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और मां श्यामा देवी के इन 4 बेटों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम पर रखे गए थे। हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं। अपनी ठसकदार, बुलंद और कड़क आवाज से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग में दिलचस्पी बचपन से ही थी। ওই যে শালা উপরে তোমার আমার সবার ভিতরে সে যে কি খেলা খেলাইছে শালা, সে বড় কঠিন প্রাণ। হাত নাই, কান নাই, চোখ নাই, হাও শালা অত বড় জগৎ সংসারটা চালাইছে। पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की पढ़ाई की। अपने चाहने वालों के बीच शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई की फिल्मी दुनिया में पहुंचे तो उनकी बुलंद आवाज और डायलॉग बोलने का अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि वो जल्द ही फिल्मों की कामयाबी के लिए जरूरी नाम बन गए। जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना ऐसे की तैसे कर दूंगा। और जिस बात को जानने हम आए हैं, अगर वो बात साबित हो गई बेटे, तो एसएसपी सूरज सिंह तेरे सारे खानदान को गूंगा करके रख देगा। शत्रुघ्न सिन्हा को ब्रेक मिला देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी मिलिट्री अफसर के एक किरदार के रूप में। यहाँ का बच्चा बच्चा भून दिया जाएगा और ईद से ईद बजा दी जाएगी अगर आप लोग हथियार न डाल दें। मेरे अपने, कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, शान, क्रांति, नसीब, काला पत्थर और लोहा जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी अदाकारी से शत्रुघ्न सिन्हा ने एक नया इतिहास रच डाला। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। आज मैं सरकार नहीं, सुपर सरकार है। मैं शिवाजी राव चीफ मिनिस्टर घोषणा करता है कि आज से हमारे राज में गुंडा राज नहीं चलेगा। मेरे अपने फिल्म में निभाया उनका छेनू का किरदार आज भी याद किया जाता है। बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा खुद को अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार का एडमायरर बताते हैं। 1991 में शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में शामिल हुए और अपने सक्रिय राजनीतिक करियर की शुरुआत की। शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन पर लिखी किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी फरवरी 2016 में प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें उनके जीवन के अनेक खट्टे मीठे और प्रेरक प्रसंग दर्ज हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमको बताइए कि बिहार के पटना में जिस घर में आपका जन्म हुआ और जहाँ से अपने 4 भाइयों के बीच आप अकेले फिल्मों की दुनिया में गए, उससे पहले क्या बिहार से फिल्मों की दुनिया में गए किसी आदमी की प्रेरणा थी जिस वजह से आप
फिल्मों में आए, क्योंकि हम देखते हैं कि आपसे पहले बिहार में फिल्मों में कोई ऐसा जाना माना नाम तो नहीं था। जी। पहली बात तो हाँ ठीक कहा, जिस परिवार से मैं आया, परिवार में 4 भाई, ये भी शायद अनोखा परिवार रहा, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, कि 4 बेटे हों और ये चारों के नाम हों राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। और चारों भाई अलग अलग दिशा में। आज के दिन में कोई स्पेस साइंटिस्ट हैं, कोई एविएशन साइंटिस्ट रहे, कोई डॉक्टर हैं, हम लंदन में, बड़े भाई राम अमेरिका में हैं, लखन भैया अमेरिका 18 साल रह के अब हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। उन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि राही और माटी मांगे खून या बिल्लू बादशाह, बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने। लेकिन फिल्मों में मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं था। और आपने ठीक कहा, बिहार से भी ऐसा कोई नाम नहीं था, इतना ज़बरदस्त नाम, या कोई स्टार नहीं था बिहार और झारखंड में, क्योंकि उस वक्त झारखंड भी मिला हुआ था। बिहार झारखंड में ऐसा कोई नाम ही नहीं था। हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाँ, अगर सही मायने में मेरे कोई प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूँ और आजीवन दीवाना रहूँगा, वो हैं राज कपूर। हालांकि मैं कई बार गौर से सोचता हूँ तो राज कपूर और मेरी तबीयत में या फितरत में बहुत समानता नहीं है, और ना ही मैं उनकी एक्टिंग करता हूँ। हालांकि कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। सो इसलिए मैं जब जो भी कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, स्कूल से कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, कई लोगों की धारणा थी कि मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, और उन्हें लगता था कि साइंस सब्जेक्ट मेरे लायक नहीं है। और ये साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल करते वक्त, ख़ासकर बायोलॉजी में, जो फ्रॉग, राना टिग्रीना वगैरह जब काटना होता था, डिसेक्शन करते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मेरी टीचर्स वगैरह कुछ बात को देखती थी, वो कहती थी शायद तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, कोशिश क्यों नहीं करते। तब तक किसी दोस्त ने बताया कि FTII उस वक्त कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और उसमें एक्टिंग कोर्स था। उन्होंने कहा तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो और करने की कोशिश करते हो, वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वहाँ कोशिश करो। और मैंने कोशिश की। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 4 सेंटर, दिल्ली, उस समय कलकत्ता था जो आज कोलकाता है, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, आज मुंबई है, और चेन्नई जो मद्रास था। यानी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 4 सेंटर में मैं कलकत्ता ही गया, और वहाँ पे पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और बहुत बड़े निर्माता हैं, मृणाल सेन, हमारे सिलेक्शन में वो भी बैठे थे, उन्हें भी मैं भाग गया, ये मेरा सौभाग्य था। बहरहाल मैं जब हुआ और उसके बाद मैं FTI में गया। FTI की कहानी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद। आपने कहा कि ये जो राना टिग्रीना और डायसेक्शन वगैरह का जो प्रैक्टिकल में जो दुनिया थी वो आपको बिल्कुल भा नहीं रही थी, लेकिन साथ साथ आप कुछ एक्टिंग भी करते थे जिसकी तारीफ़ यारों ने की। वो एक्टिंग के शुरुआती एनकाउंटर्स हमको बताइए कि क्योंकि आपके घर में तो कोई ऐसा एक्टिंग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा होगा, वो सिर्फ लड़कपन में की जा रही कोई कार्रवाई होगी। शरारत को भी कह सकते हैं, शरारत का दूसरा नाम टैलेंट दे सकते हैं, या मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी। मैं बहुत जल्द ऑब्ज़र्व करके सारा मैं उनकी नकल और उनका आवाज़ से लेके हाव भाव भंगिमा सबकी नकल कर लेता था, और करने में माहिर था। एक ज़माने में तो कॉलेज के वक्त में मैं 50 पर्सनैलिटीज़ की आवाज़ में कॉपी करता था और उनके स्टाइल्स वगैरह को, लेकिन ख़ुद ओरिजिनलिटी में बिलीव करता था। मुझे आगे मिमिक्री आर्टिस्ट बनकर नहीं उभरना था, मुझे
एक अपना स्टाइल, अपना कैलिबर, अपना टैलेंट को अपनी नॉवेल्टी के साथ प्रस्तुत करना था, पेश करना था। इसलिए ये सब बातें जब हो रही थी, स्वांग भरना, नकल करना, बहुत जल्दी कोई चीज़ को पेश कर देना और या इतना कन्विंसिंग करना, जो मेरी बहुत चर्चित किताब जो है, जिसका बहुत अभी जिक्र हुआ है दुनिया के बहुत सारे लिट फेस्टिवल में, उस किताब को बुलाया गया। मेरी बायोग्राफी जो है ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बायोग्राफी, एनीथिंग बट खामोश, उसमें इसकी बहुत चर्चा है, जिक्र है सारा। कि एक बार तो यहाँ तक हुआ कि माँ के साथ किसी हरकत पे मैं डर गया और मैंने ऐसा बिहेव किया कि मैं गूंगा हो गया हूँ। हालांकि मेरे घर में मेरे पिताजी भी, स्वर्गीय पिताजी भी, बहुत कम लोगों को पता होगा, जो अमेरिका से बीएससी और एमएससी करके आए थे, उस ज़माने में पानी के जहाज़ से गए थे, और वो इतने पढ़े लिखे और सब काबिल लोग घर में, और मैं इतना कन्विंस कर गया कि मैं गूंगा हो गया, आई लॉस्ट माई वॉइस, आवाज़ चली गई है, कि वो तो जब डॉक्टर आए और कुछ इंजेक्शन वगैरह की बात शुरू हुई, तब मैं घबरा के मैं जगा। उसी तरह एक बार मैंने बेहोश होने की इतना कन्विंसिंग सॉन्ग रचा कि काफ़ी घर में खलबली हो गई, बहुत हिलाया, कंसंट्रेशन पावर था मेरा, इतना हिलाया, इतना जगाने की कोशिश की, पानी के छींटे दिए गए, नहीं हुआ। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये शरारत थी, या शरारत सॉन्ग भरने की जो कला थी, इसे आप टैलेंट भी कह सकते हैं, जिसका हमें खुद एहसास नहीं था। कई लोग तो आज तक भी ऐसा कहते हैं, हो सकता है ज़्यादा कहते हों, लोग कहते हैं कि शायद इतना टैलेंटेड चाइल्ड उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा, किसी में नहीं देखा जितना मुझ में देखा उन्होंने। और शायद यही वजह हो सकती है कि बिहार और झारखंड के इतिहास में ना सिर्फ पहला ग्रेजुएशन किया FTI से एक्टिंग में, बल्कि पहला स्टार बना, और शायद अभी तो कई लोग का ऐसा ही मानना है कि पहला और आखिरी स्टार अभी तक, यानी लोकप्रियता के मामले में, इज्जत के मामले में, एक्सेप्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी के मामले में, एबिलिटी के मामले में। तो आपने कहा कि जब FTI का ये आइडिया आया कि आपको FTI जाना चाहिए, जिसके लिए आप फिर बाद में गए ही, उससे पहले यहाँ कॉलेज के ज़मानों में कभी आपने कोई स्टेज वगैरह पे कोई फॉर्मल कोई ऐसी एक्टिंग का कोई अनुभव हुआ था क्या? बहुत लोग ऐसा समझते हैं, ख़ासकर मुझको देख के और मेरी हरकतों को देख के, या मेरे बोलने चालने की के तौर तरीक़ों को देख के, कईयों को लगता है कि मैं शायद स्टेज पे बहुत गया हूँ। मैं स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं गया हूँ अमन, लेकिन हाँ, ये बात दूसरी है जिस पर बाद में आऊँगा कि आज मेरा एक प्ले जो है पति पत्नी और मैं, जो मैंने किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, साधना के तौर पे, मेडिटेशन के तौर पे, या रियाज के तौर पे। जब भी डॉक्टर्स भी आते हैं कई सालों के बाद, उनको भी थोड़ी रियाज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, नेट पे जाना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसी तरह से कलाकार लोगों में ये भी, हमारे यहाँ तो बहुत कमी है कि जो आते हैं बस समझते एक बार हम आ गए और एक बार एक फिल्म से दूसरी फिल्म में आ गए तो बस ख़त्म, अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आपने देखा होगा वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स या तो स्टेज की दुनिया से वो फिल्मों में आए हैं, या फिल्मों की दुनिया से आने के बाद फिर से उस स्टेज की दुनिया में गए हैं अपने रियाज को मजबूत करने के लिए, अपनी साधना को मजबूत करने के लिए। तो इसलिए मैंने किया पति पत्नी और मैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पूरे दुनिया में बहुत भा गया, छा गया। और ऐसा है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेके श्रीमती सोनिया गांधी से लेके मनमोहन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी N.A. लालू यादव, नीतीश कुमार, हु इज़ हु ऑफ द कंट्री क्रिटिकली एक्लेम्ड हो गया, सबने देखा, सराहा। अडवाणी जी ने उसको 5 बार देखा है, यशवंत सिन्हा ने 6 बार देखा है, सुषमा स्वराज जी ने 5 बार देखा। लाफ राइट है, हंसी का फव्वारा है। केजरीवाल जी ने भी कराया उसको, नीतीश कुमार ने भी कराया, लालू जी ने भी कराया, जगह जगह दुनिया के बेस्ट थिएटर्स में। अभी पिछले हफ्ते हम वहाँ 10-15 दिन पहले उसको बेल्जियम करके आ रहे हैं, लंदन भी हुआ, अमेरिका में कितना हुआ। तो ये जो वो कामयाबी होगी वो अलग बात है, लेकिन मैंने स्टेज पहले किया नहीं था। पूना इंस्टीट्यूट में जब था तो एक प्ले यात्री किया था, इसमें लोगों ने मुझे देखा था, मेरे काम को सराहा था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था वो। लेकिन स्टेज नहीं किया। ये बात और है कि मैंने स्टेज पे जाने की बहुत कोशिश की, ख़ासकर जब पटना यूनिवर्सिटी में या पटना साइंस कॉलेज में
उस समय यूथ फेस्टिवल होता था दिल्ली में, और बहुत पहले नेहरू जी वगैरह कई बार जाते थे उसके मुख्य अतिथि बनकर। और बहुत टैलेंट का जमावड़ा होता था दिल्ली में सारे यूनिवर्सिटीज़ से। आजकल शायद बंद हो गया है। मैंने उसके लिए बड़ी कोशिश की, यानी लेकिन मेरे पास शायद कोई जुगाड़ नहीं था, इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। रेडियो में भी हमने कोशिश की रेडियो में जाने की, तो एक रेडियो प्ले में मुझे इजाज़त तो मिली, मैं गया तो सही, लेकिन प्ले और लाइव प्ले था वो, कई दिनों के रिहर्सल के बाद। लेकिन उसके बाद समझिए कान पकड़ के निकाल दिया गया वहाँ से कि आज के बाद रेडियो स्टेशन को दोबारा मुड़ के देखना मत। वो दिन है और आज का दिन मैं पटना रेडियो स्टेशन का दोबारा मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ये बात और है कि मुझे निकाला इसलिए गया था कि छोटी सी भूल हुई हमसे, लेकिन वही बहुत बड़ी भूल थी। और वो ये लाइव प्ले में जहाँ मुझे बोलना चाहिए था वहाँ मैं नहीं बोला, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए था वहाँ मैंने बोल दिया। तो यानी प्ले का भी हमें, रेडियो प्ले का भी एक्सपीरियंस नहीं पहले वहाँ, लेकिन मेरे अंदर एक लगन थी, एक पैशन था। जब जो करना है या जिस चीज़ को सीखना है होल हार्टेडली सीखना है। टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत होती है। टैलेंट को बगैर तराशे, आज मैं कई जगह जाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, चाहे कई बार बच्चों को कुछ पढ़ाने या समझाने सिखाने जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ, चाहे FTI हो, चाहे कलकत्ता का हो, अपना सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, चाहे और इंडियन पुलिस एकेडमी हो, जगह जगह, चाहे लायंस के सोशल प्लेटफॉर्म पे, रोटरीज़ के, जहाँ जाता हूँ ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये कभी मत समझिए कि टैलेंट को तराशने की ज़रूरत नहीं है। आप बाथरूम सिंगर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको महान गायिका लता मंगेशकर बनना है या आशा भोसले बनना है या मोहम्मद रफ़ी या नौशाद मियाँ बनना है, तो सुरों का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। आपको सुर को समझना ही होगा। जो आपने कहा कि कुछ तो बचपन में वो शरारतें थीं जिसकी वजह से वो कुछ एक्टिंग वाली चीज़ें लोग समझ पा रहे थे, और दूसरा कुछ राज कपूर से एक कुछ इंस्पिरेशन था। लेकिन इतना सब ही काफ़ी नहीं था कि आप FTI के लिए होने वाले इंटरव्यू या टेस्ट में अपने लिए बिल्कुल मरने मारने की हद तक अपने को परफॉर्म करें, और ये कि आप सेलेक्ट कर लिए जाएं, ये जो इंस्पिरेशन है वो कि अब आपको एक्टिंग सीखने के एक इंस्टीट्यूट में फॉर्मली एडमिशन मिल जाए, इसकी जो जद्दोजहद है वो क्यों रही होगी कि आप एक्टर ही बन जाएं? मुझे लग रहा था कि यही दिशा सही है, यही रास्ता ठीक है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। कि जब मुझे यकीन आया, और मैं आज भी कहता हूँ, और जो मैं कह रहा, मैं कई जगह मोटिवेशनल स्पीचेस देने जाता हूँ, चाहे पढ़ाने सीखने सिखाने जाता हूँ, तो मैं यंगर जनरेशन को और स्टूडेंट्स को ज़रूर कहता हूँ कि आपका बिगेस्ट फैक्टर, सबसे मजबूत पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए आपका आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आ गया तो डेडिकेशन समा जाएगा, डेडिकेशन समा गया तो आप ड्यूटीफुली या ब्यूटीफुली डिवोशन पकड़ लेंगे। एंड डिवोशन आ गया, डेडिकेशन आ गया, कन्विक्शन आ गया कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो जाहिर है कि फिर आपके अंदर पैशन उभर कर आएगा। पैशन बहुत ज़रूरी है, दीवानगी बहुत ज़रूरी है जी। और ये पैशन भी आ गया तो यकीन मानिए कंफर्ट लेवल आपके कदम चूमेगा। चाहे आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। ये मेरा मानना था तब और ये मेरा मानना है अब, और मैं इसको लेकर चलता रहा, किसी अहंकार के साथ नहीं। मैं अहंकार की बात नहीं करता हूँ, बहुत विनम्रतापूर्वक अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, और जो अपने जो सीखा है हमने उसके आधार पर कहता हूँ। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कर पाऊँगा। एक बात और कह दूँ कि विश्वास और आत्मविश्वास और अति विश्वास में थोड़ा अंतर है। जैसे बहादुरी और पागलपन में, छठे फ्लोर पर खड़े हों और कूद जाएं और आप कहें कि बहादुरी है, तो मैं कहूँगा कि पागलपन है। तो वही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके लर्निंग को, उसके पैशन को
लर्निंग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यानी आप पहले उसको सीखें, जैसे मैंने कहा सुरों का ज्ञान कैसे, ये 9 रस जो हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, करुण, जितने रस हैं उसमें रौद्र रस, ये रस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपका वहाँ पे व्यवहार होगा। इसीलिए कई चीज़ें जो सिखाते हैं एक्टरों को, जैसे एक्शन प्रॉब्लम और इम्प्रोवाइजेशन, या आपकी ज़ुबान जो है जिसको डिक्शन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण, ये सब बहुत ज़रूरी है किसी कलाकार के। पहले तो संपूर्ण व्यक्तित्व का उभार, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन जब तक रागा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपका सुरों का समझ नहीं होगी, एक्टिंग के सुर की, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ। सो इसलिए मैं जब था मुझको, तो मुझको लगता था कि मैं अगर मौका मिला तो कर पाऊँगा। और यही जाहिर है कि मेरे कई बड़े, और जो हमारे टीचर भी थे उस वक्त, बहुत मशहूर कलाकार और कॉमेडियन असरानी जो हैं, वो तो आज तक कहते कि मैं एक आदमी को देखता था 24 घंटे अपने ऊपर काम करता था, और उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा जो थे 24 घंटे अपने ऊपर काम करते। मैं डेवलप करता गया। उन्होंने कहा था तुम देखते जाओ, हर 3 महीने में तुम्हारी तस्वीर बदल जाएगी, तुम्हारा रूप बदलता जाएगा। और शायद ऐसा हुआ। तो जिस तरह से मैं डूब कर के, अब तो मुझे लगा कोई भी जहाँ पैशन आप पकड़ लेते हैं तो आपको महसूस कराता है बस यही है आखिरी रास्ता, ये रास्ता पहला नहीं है, ये आखिरी रास्ता है। और आखिरी रास्ता में जो करो आखिरी दम लगा दो। मैंने वैसे ही कोशिश की। और ये सब कोशिश जो आप कर रहे थे, शायद इसीलिए कि एक 20वीं सदी की जो सबसे बड़ी ईजाद सिनेमा है, जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ये जो अपने अंदर एक तरह से सेल्फ एग्जिबिशनिज़म, कि आप अपने को प्रदर्शित करना चाहते थे, अपने को एक माध्यम के ज़रिए करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, के अलावा भी कुछ था कि पर्दे पर तमाम ऐसे जो सितारे चमकते हैं, एक दिन मैं भी सितारों की तरह चमकूंगा। ये तो एक सीमित इच्छा हुई अगर देखा जाए। ठीक कह रहे हैं आप। वो मैं सीमित इच्छा लग, इसको थोड़ा अगर ऑडियंस के लिए थोड़ा इसको एलोबरेट कर दूं, तो इसमें मुझको कई लोगों ने कहा कि शायद विलन बनने गए थे, मैं पहले विलन बन कर आया। तो उसी आप ही के सवाल में वो जवाब समावेश है कि मैं विलन बनना नहीं गया था, मैं एक कलाकार बनने गया था जिसका विस्तृत रेंज बहुत विस्तृत हो, बड़ा हो, और उसमें विलन भी था, कॉमेडियन भी था, उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट भी था, एक्टर, हीरो, सारी चीज़ें उसमें थी समावेश। सो मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं एक किसी सीमित भावना से नहीं गया था, मैं इसलिए, और शायद यही वजह हो सकती कि एक दिन ऐसा आया कि वाइडर होराइजन के लिए, जब मैं फिल्मों में ज़ीरो से हीरो की यात्रा तय कर रहा था, या स्मॉल रोल्स, बिट रोल्स, वन सीन रोल मैं लेता गया, किसी वही कॉन्फिडेंस और पैशन कहता था कि ठीक है करो, इसी में जान डालने की कोशिश करो, और अप्रिशिएट होता गया। और शायद ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अखबार नहीं बल्कि शायद दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में आने लगा कि पहली बार कोई विलन पर्दे पे आता, और पर्दे पे आते ही इसका पब्लिक ज़ोरदार तालियों से स्वागत करती आता। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, न मेरे पहले हुआ न बाद में हुआ कि पर्दे पे आए विलन और विलन को तालियां मिलने लगे। विलन हीरो को मारता था तो लोग कहते थे मारो, और हीरो विलन को मारता था, लोग कहते थे नहीं शॉटगन वापस करो, वापस दो उसको। ये जो हुआ ये अचंभा हो गया कि मैं कभी विलन को विलन समझ कर नहीं किया, मैंने एक कैरेक्टर समझ के किया ये। और शायद यही वजह रही कि इन तालियों की गड़गड़ाहट को थिएटर ओनर्स ने सुना और पास ऑन कर दिया एग्जीबिटर्स को। एग्जीबिटर्स ने उस थिएटर की तालियों के गड़गड़ाहट को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को वापस कर दिया और कहा है तो गज़ब का है। तो फिर रोल्स भी लिखे जाने लगे। ऐसा हुआ कई फिल्मों में जो विलन था, मैं एक उदाहरण भी देता हूँ, बहुत लोगों को याद होगा, फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण और भाई होता ऐसा। उसमें आखिर में मेरे साथ
वो थोड़े सीन्स चेंज किए गए। मनमोहन देसाई, ग्रेट फिल्म मेकर मनमोहन देसाई, उन्होंने कहा कि साहब डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात पे हमको ये संभलना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, और उन्होंने लास्ट में वो सिंपैथेटिक मोड़ दे दिया, कैरेक्टर को सिंपैथी के साथ जोड़ दिया, ये करके बहुत ताली बजती थी। ऐसा पहले कभी नहीं। और शायद यही बात है कि इतनी तालियों की गड़गड़ाहट, ऑडियंस का इतना समर्थन, कि जो लोग मुझे कल तक विलन ले रहे थे उन्हें मुझे हीरो के तौर पे स्वीकार करना ही पड़ा। एक फिल्म आई थी बाबुल की गलियां, उसमें मैं था और हेमा मालिनी थी और संजय खान थे। बैनर्स बहुत बड़े बड़े लगे थे, लेकिन जब फाइनली बैनर्स लग रहे थे तो उसमें आ रहा था शॉटगन सिन्हा इन बाबुल की गलियां, 25 फुट का कटआउट। कभी ऐसा हुआ नहीं, यहाँ तक किसी कलाकार, विलन की तो बातें छोड़ दीजिए, 25 फुट का कटआउट के शॉटगन सिन्हा ने बाबुल की गलियां। और उसकी अगली फिल्म वही एस डी नारायण साहब, बहुत मशहूर एस डी नारायण, उनकी फिल्म बनी दो ठग, ठीक उस फिल्म के बाद, और उसके नायिका हेमा मालिनी थी और नायक का नाम शत्रुघ्न सिन्हा। ये सब पहले कभी नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को सीमित नहीं रखा, और फिर शायद इसका रिजल्ट मिलता गया, प्रतिफल मिलता गया मुझको। और तब अचानक एक दिन मुझे, जिस टॉपिक पे आप नहीं जानना चाहेंगे और ना मैं उसको बढ़ाना चाहूँगा, बट एक दिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं कुछ बड़े बड़े महारथियों से प्रभावित होकर जब फिल्मों की ऊंचाई पे ही था, उसी सोच ने मुझे फिल्मों की ऊंचाई पे रहते रहते मैं अपनी, जैसा मैंने कहा, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं राजनीति में प्रवेश किया। जब लोग मुझे मना कर रहे थे, मत करो, मुझे कह रहे थे कि क्या पागलपन है, कहाँ फिल्मों से कहाँ, हमने कहा नहीं, जिन लोगों ने मुझे बनाया है अब वक्त आ गया कि मैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। अगर उनके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला सकूं, उनकी खुशहाली में इजाफा कर सकूं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और मैं अब हो गया इस ऊंचाई से अब दूसरी चढ़ान की ओर जाना चाहूँगा, और ऐसे में कहेगा राजनीति में, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेने में आपकी जो बात आपने की उसी बात को अपनी सोच के साथ जोड़ता हुआ आपको बताने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि इस मोड़ से एक नया हमको बातचीत की दिशा मिलती है, उस पर जाएंगे। आपने कहा कि प्रतिभा ठीक है, लेकिन उसको तराशने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप प्रतिभा को तराशने के लिए किसी फॉर्मल एक्टिविटी, फॉर्मल ट्रेनिंग के किसी कोर्स में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अनलर्न भी करनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स। और ख़ास तौर पर उसमें बिहार के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि एक ख़ास तरह की भाषा और उसमें भी एक ख़ास तरह का लहजा वहाँ है, जो कि तथाकथित मानकीकृत हिंदी भाषा, जो कि आपको ज़्यादातर पंजाब और गुजरात और राजस्थान से आए हुए जो फिल्मी कलाकार, जिसमें से एक मेजर हिस्सा पंजाब के कलाकारों का था, जब आप फिल्मों में उतरे, और तब वहाँ एक ख़ास तरह की भाषा बोली जाती थी, एक ख़ास तरह की खड़ी बोली, और उसका लहजा भी एक ख़ास तरह का होता था। चाहे वो देवानंद साहब हों, चाहे दिलीप कुमार साहब हों, राज कपूर साहब हों, आप जिनके भी नाम लीजिए, एक ख़ास तरह की भाषा प्रचलित थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब मैं कुछ समय के लिए बिहार पटना रहने के लिए गया, उनको बाकी सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं थी, वो बोली कि तुम्हारी ज़बान ख़राब हो जाएगी। तो कैसे ख़राब हो जाएगी? तो फिर जब मैं गया 1 साल 2 साल बाद, तो मैंने कहा कि दाल है तो उन्होंने मार्क किया, उन्होंने कहा कि यही इसी बात को मैं कह रही थी कि ये लहजा बदल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक मानकीकृत एक लहजा स्वीकार्य है सिनेमा में आपको, क्योंकि आपको इस काम को अनलर्न करने की कोई कोशिश ज़रूर करनी पड़ी होगी। इसमें आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि ये बहुत टकराने की दुनिया है, जहाँ पर आप अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ जैसे ही मुंह खोलते हैं, आप बरामद होते हैं कि आप बिहार के बहुत मशहूर एक्टर थे जलाल आगा, और आगा साहब बहुत बड़े कॉमेडियन थे, उनके बेटे मुझसे 1 साल सीनियर थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में। वो आज तक जब भी थे और जब मुझे मिलते थे तो मुझसे हमेशा कहते थे कि आप बुल फाइटिंग नहीं दिखलाएंगे। और मैं, इसकी कहानी ये है कि कभी वो ऑब्जर्वेशन क्लास में हम लोगों से कहा गया कि आप क्या करेंगे,
तो सबसे पूछा कोई कोई अपना मैजिक शो दिखा रहा था, कोई ये कह रहा था, उसमें मूवमेंट क्लास में मूवमेंट था, उस पर गाना होना चाहे जो भी। तो हमने कहा ऐसे करके कि हम तो, उन्होंने कहा मुझे याद नहीं, लेकिन वो हमने उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हम तो बुल फाइटिंग दिखलाएंगे। बुल फाइटिंग दिखाया ऐसा नहीं कहा होगा, मेरी ज़ुबान फिर भी अच्छी थी पहले से, लेकिन जलाल आगा हमेशा मुझको कहा करते थे और सब हंसते थे। ये सही कहा आपने, ये जैसे मैंने भी अपने शुरू इंटरव्यू में कहा था, साक्षात्कार के शुरुआत में हमने कही ये बात कि भाषा का, डिक्शन का, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, और अपनी इवन स्पोकन उर्दू का कम से कम। देखिए लता जी हों, आशा जी हों, बड़े बड़े कलाकार, धर्मेंद्र वगैरह तो खैर पढ़ते भी हैं, उर्दू लिखते भी हैं, देवानंद साहब भी लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन हमारा जनरेशन जो है, अमिताभ बच्चन है कि हम शत्रुघ्न सिन्हा हैं, क्या और लोग हैं, आज हम पढ़ तो नहीं पाते हैं, बस शायद प्रोनाउंस, उच्चारण ठीक करते हैं कि बड़े लोगों से सीखी, आप लोगों से सीखी, इंस्टीट्यूट में सीखी, सुधारने की कोशिश की, और सुधारने के क्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनलर्न करके लर्न करें। कि अब आपका लहजा जो है, चाहे आप जो बोल रहे हैं, उसको हटाना, उसकी आदत पड़ी हुई है, और उससे सीखना जो सही है, मात्रा जहाँ सही बैठती है उसको सीखना। और हाँ, कभी अगर फिर ज़रूरत पड़े कोई ऐसा कैरेक्टर करते, जैसे मैं खुद गर्ज में किया या बिहारी कैरेक्टर किया, तो उसको पकड़ने में दिक्कत ना हो, उसको बहुत फ्लॉलेसली, फ्लुएंटली उसको पेश कर सकें। तो ये ज़रूरी है। बंगाली फिल्म की मैंने कई बंगाली फिल्म की हैं, चूँकि बंगाली बोलता हूँ, जानता हूँ। तो अंतरजली यात्रा गौतम घोष की, गौतम घोष तो दुनिया के बहुत नामी गिरामी फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स में से हैं, कैमरामैन भी बहुत अच्छे हैं वो। अब उनकी फिल्म की बंगाली अंतरजली यात्रा, जिसको वर्ल्ड में ग्रां प्री भी मिला, बहुत बड़े 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 अवार्ड्स मिले, यहाँ भी सबसे अच्छे अवार्ड्स मिले, वो बंगाली में थी, और NFDC ने उसका हिंदी में किया था, महायात्रा। अब उसमें जो है बंगाली जो थी, मैं बंगाली बोल रहा था, लेकिन वो बंगाली नहीं है जो लोग बोलते हैं, कोलोकियल, वो गांव की, और वो भी कई साल पहले जो बोलते थे उस तरह की। तो यानी बंगाली में जहाँ मुझे सहूलियत थी कि बोल सकता था, बोलता हूँ, वहीं मुझे अनलर्न करके कई बार गलती होती थी मुझसे, अरे ये क्या बोल गया, ये नोतुन बहू बोल गया, नोतुन बहू नहीं बोलना, लोतुन बहू, लो ला। हम लोग कहते हैं नई दुल्हन को नोतुन बहू बंगाली में, वहाँ कहता है लोतुन बहू। अभी तो ये सब करके उसका अपना आनंद है, उसका अपना बहुत बढ़िया अनुभव है, लेकिन इससे गुजरना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको परे करना चाहिए। अब आज मुझे कई लोग, एक तरफ मुझे बिहारी बाबू कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, वो कई लोग अभी मुझसे पूछते हैं कि आपकी ज़ुबान से लगता नहीं है कि आप किसी ख़ास जगह के हैं, कि आपकी ज़ुबान एकदम बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो गई है। तो मैं कहता हूँ इसमें बहुत सालों का अनुभव भी है, बहुत सालों का अभ्यास भी है, और सबको गुजरना चाहिए इससे। जो भाषा बोलें उसको सल्यूट करें। उर्दू कितनी प्यारी भाषा है, कितनी अच्छी ज़ुबान है, चाहे हिंदी हमारी। और हम जो हिंदी बोलते हैं, दरअसल वो हिंदी नहीं है दूरदर्शन की हिंदी, चाहे आपके राज्यसभा टीवी की हिंदी, वो हिंदी है राज्यसभा टीवी की वैसे अच्छी हिंदी है। मैंने, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी भी कदर करता हूँ। ये हिंदी है जो हिंदुस्तानी हम बोलते हैं। हिंदी और उर्दू ज़ुबान, गंगा जमुना तहजीब इसमें समाया हुआ है, इसमें आप निकाल ही नहीं सकते। आप तो ऐसा लगता है गंगा में सब समा गया, कैसे निकालेंगे आप? अब उसके बदले उसका खून हुआ, खून का ढूंढते रहेंगे, रक्त। अब रक्त वो कहाँ पेश करें? वह खून तो हर जगह पेश कर सकते हैं आप। खून देखा, खून बहा, खून हो गया, रक्त हो गया तो नहीं बोलेंगे ना। तो ये जो इस तरह का चलता है बहुत बढ़िया है। और ये अब ज़ुबान जो है, इसके खिलाफ कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई ज़रूरत है हिंदी ज़ुबान के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में कुछ बोलने की। बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों भाषा को सही मानों में सम्मान या सल्यूट या ट्रिब्यूट होगा या देंगे आप, जब दोनों का
वो सही ढंग से आप उच्चारण करेंगे, सही ढंग से प्रोनाउंस करेंगे और उसके डिक्शन को, उसकी अहमियत को सही तरीके से पहचानेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर हम वापस जाते हैं जो आपके एफटीआई के दिनों के बारे में, कि ऐसा सुनते हैं कि रोशन तनेजा जो कुछ आपको पढ़ाया करते थे, आप उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ मतलब वही जिसे साहस और आत्मविश्वास कहते हैं वैसा करते हुए आपने, ये नहीं कि किसी गुरु की अवमानना, लेकिन आपका कहना है कि आप ओरिजिनलिटी की शायद तलाश कर रहे थे। वो क्या शिकायत थी या वो कौन सी ऐसी बात थी कि रोशन तनेजा जो कि गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, उनसे आपने अपना एक रास्ता अलग बनाने की कोशिश की? अलग बनाने की तो सही मायने में कोशिश नहीं की, लेकिन कई बार मतभेद हुआ। मैं जो पॉलिटिक्स में भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि मतभेद हो, मनभेद ना हो। उनसे कभी मनभेद नहीं हुआ। कभी कभी कुछ बातों से, अब बड़े हैं, पितातुल भी हैं, कई बातों से तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन बाद में ये भी महसूस हुआ कुछ बातें तो सही कह रहे थे। अब उनको लगा कि शायद मैं कई बार जो बात बोलता हूँ इतना तेज़ बोलता हूँ, उन्हें लगा कि तुम दीवाने की तरह बात करते हो, या कई बार उनको लगा कि शायद मैं प्राण बनना चाहता हूँ। उस पर मैं कहा ऐसी बात नहीं, मैं प्राण जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं किसी ख़ास एक्टर की कॉपी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ मैं। तो आपका अगर ये लगता है कि मैं प्राण बनने आया हूँ या कोई ख़ास कलाकार बनने आया हूँ तो वो नहीं। अगर उसकी कभी किसी प्रदर्शन में या प्रदर्शनी में या प्रस्तुतिकरण में अगर कोई छाप कभी दिख जाती हो तो आप मुझे बताइए, तो हम उसे दूर करेंगे, अपनी ओरिजिनलिटी लेकर आए। मैं ओरिजिनलिटी पे बहुत ज़ोर देता रहा, लेकिन अगर आप पूछें तो मेरे तमाम गुरुओं में सबसे सम्मानीय, सबसे आदरणीय, सबसे एक्सेप्टेबल और सबसे रेस्पेक्टेबल मेरे कोई गुरु हैं तो सही कहा आपने आपके शब्दों में, गुरुओं के गुरु, महागुरु रोशन तनेजा हैं। तो आपने जो ये करीब आधी सदी से ज़्यादा का जो अरसा आपने फ़िल्मों में गुजारा, जिसमें तरह तरह की भूमिकाएं करते हुए एक वो जगह बनाई आपने जिससे कि आपकी एक डिस्टिंक्ट पहचान, एक ख़ास स्टाइल के लिए आप जाने जाते हैं। जी, आपने गिमिक्स भी कहा, स्टाइल भी कहा, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेरा मानना है, और मैं फिर आपके ज़रिए और राजसभा टीवी के ज़रिए अपने कलीग्स को और कलीग्स के खासकर संतानों को, बच्चों को, यंगर जनरेशन के लोग जो कला में इंटरेस्टेड हैं, कला क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनको मैं ये मंत्र ज़रूर पास ऑन करना चाहूँगा, जिस मंत्र को मैं पालन करता रहा हूँ कि इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट और प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द रेस्ट। अगर अपने आप को, पहली बात तो अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। किसी वजह से अपने आप को बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते हो तो अपने आप को सबसे अलग, भिन्न साबित करके दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट और एटलीस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये दावा नहीं करता हूँ कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाया है, तो यकीनन ये तो कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाया। आज कितने लोगों को आप देखते हैं, चाहे हिंदी फिल्म में हो, चाहे क्षेत्रीय फिल्मों में हो, बहुत सारे लोग जो शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हैं। कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोगों ने, मैंने किताबों में लिखा है, हिंदी और साउथ को जोड़ दिया हमने। ये मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़े महान अभिनेता जो कन्नड़ के हैं, अम्बरीश, उन्होंने लिखा कि शत्रुघ्न सिन्हा से मेरा रिश्ता एकलव्य का और द्रोणाचार्य का है। वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ। जो सीखा, जो पाया, उनसे पाया। ये मेरे किताब में लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है। ये चिरंजीवी, इतने बड़े सुपरस्टार आंध्रा के, उन्होंने लिखा बट फॉर हिम मैं कहीं कुछ नहीं होता। मैं इनको देख के इंस्पायर्ड हुआ। इनको, इतना महान कलाकार रजनीकांत, इतना महान कलाकार, और हमारा बहुत अच्छा पारिवारिक मित्र आज, उसने लिखा है शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बहुत खुश। ये उनकी बड़प्पन है, जिन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है मेरे बारे में।
लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टाइल अगर नहीं लाया होता, अपने आप को अलग नहीं किया होता, कई बार जैसे आपने गिमिक कहा, थोड़ा गिमिक नहीं डाला होता विद इन द फ्रेमवर्क, उस दायरे के अंदर में, दायरे से बाहर जाके नहीं, तो शायद ये पहचान नहीं मिलती, ये पकड़ नहीं होती, ये लोकप्रियता नहीं बढ़ती, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसके पीछे कारण है, लोगों को आप देखते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हैं कई जगह। मिमिक्री आर्टिस्ट की शायद पहली पसंद आज के दिन में शायद शत्रुघ्न सिन्हा हैं कि अमिताभ बच्चन, ऐसे ही लोग हैं। लेकिन आपने आज तक शत्रुघ्न सिन्हा को तो किसी की नकल करते हुए नहीं देखा होगा। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गुड बैड और अगली मैं खुद ही हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। क्योंकि आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें, चाहे कला के माध्यम से, चाहे और भी किसी क्षेत्र में, ताकि आप अपने आप को इतना उभारें कि आप रोल मॉडल बने और लोग आपको देखकर आपके पीछे, आपके साथ चलें, कि आप यहाँ तक कह सकें, उन पंक्तियों को सार्थक कर सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आप यहाँ तक कह सकते हैं, इन पंक्तियों को यहाँ तक सार्थक कर सकते हैं अपने आप को रोल मॉडल बनाते हुए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मैं फिर ये विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, मैं अपने कलीग्स लोगों से कह रहा हूँ, कलीग्स के बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि ज़रा देखो, अगर मैं कर सकता हूँ, जिसके ख़ानदान में दूर दराज के रिश्तेदारों का साया भी फिल्मों में नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, मैं आपकी एक पुरानी शुरुआती फिल्मों में से एक फ़िल्म को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तब उस फिल्म के इस संदर्भ को लाते हुए ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या मटेरियल था आपके अंदर जो अभी एफटीआई से आप निकले ही और कुछ 2-3 फिल्में करते हुए गैम्बलर में जो बांके बिहारी है, और देव साहब तब तक तो मतलब आप जानते ही हैं कि क्या उनका जलवा था, और देव साहब की जगह जीवन साहब ने आपको जुआ खेलने के लिए नौकरी पर रखा, मतलब बुलाया, और वो जो आत्मविश्वास है, जिस आत्मविश्वास की बात आप कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास, वो मटेरियल आपके अंदर कहाँ से मतलब के ये जो बांट में ये एक कैरेक्टर का एसर्शन है, ये इतनी जल्दी 2-3 साल फिल्मों में करते हुए नहीं आता, जबकि आपके पास कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं उस फिल्म में था। तो ये ज़रा बताइए, ये जो मटेरियल है, ये जो आप पटना से कहाँ से ये आपके अंदर आया? पहले वो बात कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद इस पर भी आता हूँ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कह रहा हूँ, और आपके ज़रिए हमारे राज्यसभा और लोकसभा के लोगों को भी खास कर, वैसे तो तमाम दर्शकों को कहूँगा कि इस बात पे सिर्फ गौर करें। मेरी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को सुनने के बाद लगे अगर मेरी बातों में तथ्य है, सत्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, तो फिर इसको पास ऑन करें। और अगर लगता है कि नहीं है, वही है, फिल्मी बातें करो, तो भूल जाए, कोई बात नहीं। दूर दराज का रिश्तेदार का साया भी फिल्मों में नहीं मेरे। जब राजनीति में आता हूँ सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि धीरे धीरे पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फिल्मों की तरह ही राजनीति में भी आने के बाद, या एक पोजीशन हासिल करने के बाद, कद हासिल या पद हासिल करने के बाद, ये भी कह सकता हूँ राजनीति में भी कोई दूर दराज के रिश्तेदार का साया नहीं, बिल्कुल। अब इसी जिस आत्मविश्वास का जिक्र किया, बांट आपने कहा, उसके अंदर भी एक तो ये आत्मविश्वास, हर चीज़, हर एक फिल्म को समझना कि शायद मेरी आखिरी फिल्म है, अब इसके बाद अगर अच्छा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी दायरे में जितने अच्छा से अच्छा काम कर सकूं, वरना कोई रास्ता नहीं है, शायद मैं निकाल दिया जाऊंगा, नहीं करूंगा तो शायद आगे बढ़ जाएंगे लोग। इसलिए जब आता था वहाँ पे, तो फिर वही लगता था, बेटर देन द बेस्ट, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, या फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ, और उसी आत्मविश्वास से कह पाठ। अब ये झलक लोगों को पसंद आ गई, ये स्टाइल पसंद आ गया, ये गिमिक पसंद आ गया लोगों को। क्या ठीक है, दायरे से बाहर तो नहीं जा रहा है। जैसे आपने कहा को बिहार का अंदाज़ था कि यूपी का अंदाज़ था कि कौन से बेल्ट का अंदाज़ था, जिस तरह कहा, कई लोगों ने इस पर गौर किया। मैं जीवन साहब का बहुत आभारी हूँ। जीवन साहब ने तो मुझे, मरहूम जीवन साहब ने तो मुझे कोशिश की थी
वो जॉनी मेरा नाम में देवानंद के बड़े भाई के लिए भी मैं गेटअप करके चला भी गया था। अब मैं देवानंद के साहब के सामने बच्चा था, मैं गेटअप करके चला भी गया था, ये आज पहली बार बता रहा हूँ। और गेटअप देखा भी, देवानंद साहब को बहुत पसंद भी आया, डायरेक्टर भी मान गए थे करके विजय आनंद। लेकिन फिर नहीं, प्राण साहब ठीक है, प्राण साहब ही थे, प्राण साहब से शायद बातचीत हो चुकी थी तो लेकिन जीवन साहब लगे रहे। और प्रेम पुजारी में छोटा सा रोल था मेरा। उसके बाद इसमें गैम्बलर में वो भी रोल जो था बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुआ, बहुत हाँ ज़बरदस्त साबित हुआ। मेरा हाथ जला हुआ है और वो सारा। तो ये जो है वो स्टाइल और कॉन्फिडेंस मैं उस वक्त भूल जाता था या भूलने की कोशिश करता था कि सामने बहुत बड़ा कलाकार देवानंद खड़े हैं। चाहे हम लोग जब इतने हमारे अच्छे मित्र अमिताभ बच्चन के साथ जब हम लोग कई फिल्में की, अमिताभ तो हम लोग एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी में हैं, लेकिन जब हमने शान की, चाहे नसीब की, या और बहुत सारी फिल्में की, काला पत्थर की, दोस्ताना की, तो जिस समय हम शॉट देते हम मुझे यकीन है अमिताभ जी को भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन हम जिस समय शॉट देते थे, और मैं कहना चाहूँगा न्यू कमर से कि उस समय भूल जाओ कि कौन है, अपने कैरेक्टर के साथ रहो, ये ना छाने की कोशिश मत करो, खुद छा जाओगे। अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस चलो ना आगे, ये करके उसको जितना रियाज अभ्यास कर सकते हो कर लो, और कोशिश करो कि पहली टेक में उसका निचोड़ बाहर आ जाए। पहली टेक वाली बातें तो आपकी बड़ी मशहूर हैं कि आप कैसे लंबे लंबे डायलॉग, 2-2 पेज के डायलॉग आप जिस तरह मेमोराइज़ करते हैं और एक टेक में आप अपना शॉट देते हैं, उसके लिए तो बहुत मशहूर है। लेकिन आपने 2 बार एक बात को दोहराया है अभी। एक तो ये कि मेरे परिवार में ना तो फिल्मों से और ना राजनीति में दूर दूर तक कोई साया नहीं था। ये बात एक आदमी को बहुत असुरक्षित करती है। मतलब एक आदमी जो फिल्म दुनिया में तनहा अपने बल पर खड़ा हुआ है, तो उसके सामने असुरक्षाएं लगातार बनी हुई हैं, और उन असुरक्षाओं की तमाम उपकथाएं होंगी जिनको आप शायद एनीथिंग बट खामोश में भी शायद ना कह पाए हों, और शायद उसका मौका कभी आए। जैसा कि आपने इस बात को, जॉनी मेरा नाम की बात करते हुए, आखिरकार प्राण साहब को जो दिया गया, हर छोटे छोटे दर्द लेकर इंसान आगे बढ़ता रहता है, चाहे वो फिल्मी करियर रहा हो या अभी राजनीति में। लेकिन हमको ये बताइए कि जिसकी बात आपने कही कि एक समय आया कि जब आपने सोचा कि अब आपको जो दिया है आपको लोगों ने, लोगों का जो प्यार, अब उन्हें वापस करना चाहिए, और ऐसा सोचकर आप राजनीति में आए। इसी के साथ साथ ये भी है, जिस फिल्मी दुनिया में आप 50 साल काम करते रहे, वहाँ टेक्नीशियंस हैं, छोटे कलाकार हैं, वो एक पूरी इंडस्ट्री की तरह काम करता है। उनके हितों के लिए कभी आपने कभी गौर किया कि वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं? उनके बल पर तमाम सितारे चमकते हैं, और उनके घरों के चूल्हे या तो बुझे होते हैं या उनमें वैसी रोशनी नहीं होती। इसको अगर 2 पार्ट में बांट दें जल्दी से, कि आपने कहा असुरक्षित महसूस किया, यकीनन असुरक्षित महसूस किया। अगर फैमिली का कोई आदमी होता तो मैं उससे कहता है थोड़ा रेकमेंड कर दो, थोड़ा हाँ जाओ। उस समय काफ़ी सुरक्षित महसूस करता। हो सकता है ये शायद बाद में पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश हो जाता। उस समय हमें अप्रोच करना नहीं आता था कि मैं थिएटर में कैसे, जुगाड़ नहीं था, थिएटर में जाऊँ, थोड़ा काम करूँ, थोड़ा काम मिल जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, स्ट्रगल थोड़ी आसान हो जाएगी। अब नहीं है, जो ये तो नेचर ने ऐसा बनाया, ऐसा दिया कि कोई परिवार का रिश्तेदार कोई नहीं, कोई साया भी नहीं। यही बात मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा नहीं कह सकती है। हालांकि सोनाक्षी अपने आप बहुत प्रतिभाशाली है, अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत हस्ती शख्सियत, नाम हो गया उसका, काम भी बहुत अच्छा रहा। लुटेरा फिल्म में क्या गजब का काम किया था, बहुत सारी फिल्में, बहुत उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है, एसेट है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के सामने में तो ये बात थी कि पिता शत्रुघ्न सिन्हा थे वहाँ पे, पर शत्रुघ्न सिन्हा के टाइम में सोनाक्षी सिन्हा उनकी माँ नहीं थी, या उनके पिता का नाम सोनाक्षी सिन्हा नहीं था। वो दूसरे फील्ड से आए हुए लोग, कभी फिल्मों के बारे में जानते भी नहीं थे ज़्यादा। तो एक तो असुरक्षित भाव ज़रूर महसूस होता है। दूसरा आपने, लेकिन अब लगता है जो हुआ अच्छा हुआ। सेल्फ मेड की बात ही कुछ और होती है। अल्लाह ताला का फजल होता है, वाहे गुरु का आशीर्वाद होता है,
प्रभु की ऐसी मनोकंपा होती है और आपके पैरों में वो ताकत आती है आपके आत्मविश्वास से या पैशन से, उसका मज़ा तो खैर कुछ और ही है। लेकिन अभी टेक्नीशियंस की बात की आपने, मैं किस एंड टेल में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने कि क्या किया, किसके लिए क्या किया, वैसे तो बहुत कुछ किया हम लोग, एसोसिएशन के लिए भी किया, उनके फिल्में भी की। अभी आपको बता दूं कि बहुत अच्छी फिल्म थी और मेरी चंद 200-250 फिल्मों के बावजूद चंद बहुत मनपसंद फिल्में हैं। उसमें एक फिल्म है ऋषि दा की नरम गरम, जिसमें मैंने गाना भी गाया था। तो नरम गरम ये फिल्म कॉमेडी थी, बहुत पसंद थी। उसमें मैंने बिलिंग की परवाह नहीं की कि मेरा नाम टॉप पे आ रहा है, सबसे बड़ा स्टार था उसमें, कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं। पूरी फिल्म हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। पूरी फिल्म में जो कपड़े अपने पहने थे, यानी सारी पूरी फिल्म में, वो इसलिए कर रहे थे हम लोग कि हम लोग वो फिल्म जो है टेक्नीशियंस के लिए कर रहे थे, ताकि हमारे टेक्नीशियंस का उनको बल मिले, उनको शक्ति मिले। तो ये कर रही, ये आपने बात छेड़ी तो बता दी, हम लोग तो इसका जिक्र भी नहीं करते, ऐसे कितनी जगह और हम लोग करते रहे। लेकिन एक दो और इत्तेफाक हुआ, जब फैमिली वाली बात की थी वहाँ भी हमको अफसोस हुआ था। एक फिल्म थी इत्तेफाक, जो अभी बनी, इसमें सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन। ये इत्तेफाक फिल्म में करीब करीब मैं फाइनल हो गया था और बी आर चोपड़ा साहब को मैं बहुत मानता था, अभी भी मानता हूँ, तो खैर मरहूम बी आर चोपड़ा साहब, लेकिन उन्होंने बुलाया और ड्रेस वगैरह सब बात हो गई। लोग राजेश खन्ना की ट्राई कर रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना उतने अभी सुपरस्टार बन रहे थे, लेकिन नाम बहुत था उनका और 1 महीना लगातार डेट्स कहाँ से दे पाते, वो दे नहीं पा रहे थे। तो राजेश खन्ना की बहुत कोशिश की रही थी, उनको लगा नहीं होगा, तो मुझसे बात हो गई। मैं जाके सैटरडे को वहाँ पे, सैटरडे संडे में उनका लंच वगैरह सब हो गया, सारी बातें हो गई, कहानी हो गई। मंडे के पहले संडे नाइट को ही राजेश खन्ना ने पूरे डेट्स एक साथ दे दिए, 28 दिन या 30 दिन के, और मंडे को मैं आउट हो गया। अर्श से फर्श पे आ गया सीधे। लेकिन वही देखिए, मैं कहता हूँ विधि का विधान, कि आज वही फिल्म फिर बनी इत्तेफाक। तो बाप ना सही, बेटी थी उसमें, सोनाक्षी सिन्हा उसकी हीरोइन थी उसकी। तो ऐसे कई बार कई होते हैं। दर्द जब आता है उस समय दर्द तो ऐसा लगा, मुझे लगा काश मेरा कोई रिकमेंडेशन होता, जुगाड़ होता, ये ऐसा कैसे, उस समय मैं चाह रहा था। लेकिन उसके बाद मैं स्टार बन गया। शायद ये बात चुभ रही होगी उनको भी, बी आर चोपड़ा साहब को भी, कि क्या कर दिया बच्चा, न्यू कमर है, इसके दिल को क्या लगा होगा, कैसा लगा होगा। तो उसके बाद उन्होंने धुंध बनाई, और धुंध में चाह रहे थे मैं गेस्ट आर्टिस्ट करूं, वही रोल जो डैनी डेंजोम्पा ने किया, और डैनी डेंजोम्पा जहाँ से स्टार बने, वो रोल मुझे बहुत चाहते थे मैं करूं, बहुत कि मैं करूं। लेकिन तब तक मैं रूठ गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, आपने उस समय मुझे नहीं किया ऐसा करके, यानी रूठ गया था, दुखी था, क्षुब्ध था, और मैंने फिर वो नहीं किया। तो ऐसा होता है, कई बार महसूस होता है कि काश कोई रिश्तेदार का साया होता, रिश्तेदार होता, काश कहीं से जुगाड़ लगा पाते। लेकिन वो सब बातें पुरानी है। मैं उसको पूरा हेल्दी स्टाइल में रहता हूँ। मेरे अंदर बी आर चोपड़ा के लिए, एस चोपड़ा के लिए वही सम्मान है, ज़बरदस्त सम्मान है जो देश और दुनिया को है। देखिएगा कि ये जो मेरे अपने जो फिल्म है, ख़ास तौर पर उसमें जो छेनू है और जो श्याम, और वो एक तरह से कहिए आज इतने साल बाद भी बिल्कुल प्रासंगिक कहानी है। और उसमें जो 2 बेरोज़गार समुदाय हैं, उसका जो छेनू है वो क्या अभी आपके अंदर मतलब इतने साल बाद भी ज़िंदा है, जो बीच बीच में मतलब भड़क उठता है और बार बार रिटेलिएट करता है? नहीं नहीं, वो बागीपना तो है अभी भी, जो उसके अंदर एक बगावत थी। और वो कैरेक्टर मुझे इतना सूट करता था, जैसे लगा कि आज भी लोग मुझे, बहुत लोग अभी भी पुराने लोग कई छेनू ही कहते हैं मुझको। वो एक बंगाली फिल्म बनी थी आपन जान, और ग्रेट फिल्म मेकर तपन सिन्हा जी ने बनाई थी। और उस फिल्म में मैंने देखा था, वो तो लड़का रहा नहीं अभी, उसका बहुत बढ़िया कैरेक्टर था, वो जो छेनू जिसने किया था, मेरा अच्छा दोस्त भी था, बन गया, ही इज़ नो मोर नाउ।
और एक दूसरा दो कैरेक्टर थे। पता नहीं वो मेरा आत्मविश्वास था या उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा ये फिल्म तो मेरे पास आएगी, फिल्म मेरे पास आएगी। तब तक लो अचानक फिल्म की घोषणा हो गई और उसमें आगे जलाल आगा और एक 9 Hours to रामा, वो एक फिल्म आई थी, उसका कैरेक्टर था वो, हाँ कोई उसको उसको दिया गया, नाम अनाउंस हो गया। हमने कहा अरे ये फिल्म तो हमारे पास आनी थी, वहाँ का सब नहीं आएगी। फिर लगा होगा शायद डिस्ट्रीब्यूशन में और नहीं जमेगा ये करते करते गुलजार वगैरह से, तो ये फिल्म हमारे पास आई अपना मेरे अपने। वो लोग चाहते थे कि मैं करूं ये रोल और विनोद खन्ना करें श्याम का रोल। वो क्या चाहते थे, उनसे ज़्यादा मैं चाहता था कि छेनू का रोल ही मैं करूं, और वैसे ही बस मुझको ऐसा ही ऑफर हुआ। अब मैं चाह रहा था कि छेनू मिले। छेनू का लेंथ हो सकता है थोड़ा कम हो फिल्म में, छेनू का रोमांस थोड़ा कम होगा फिल्म में, रोमांटिक अदाकारी कम होगी, बट छेनू का जो वज़न था, छेनू का जो प्रेजेंस था, उसकी जो पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट था, उसके कन्विक्शन का जो चार्म था, जिस चीज़ में वो बिलीव करता है, और उसके अपना अपना सोचने का अंदाज़, और उसके अंदर एक हल्का सा क्रूड सेंस ऑफ ह्यूमर वो था, और उसके बोलने का अंदाज जो था वो मैं समझता हूँ आज भी बहुत पॉपुलर है। बहुत लोग पॉपुलर आए तो कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा मैं। अब ये कितना आज तक बहुत पॉपुलर ही है। तो ये इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ। गुलजार साहब ने तो रीमेक किया था, लेकिन मैं कहूँगा बहुत अच्छे से किया था, और इतने अच्छे से किया था, फिल्म की इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि बहुत सारे लोग शायद वो ग्रेट फिल्म मेकर आप तपन दा का वो अपन जान भूल चुके होंगे, पर छेनू और मेरे अपने अभी तक नहीं भूल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल में हालांकि बहुत दुख होता था, पर हाल में जब विनोद खन्ना जी की मृत्यु हुई, हम लोग गए थे, बहुत दोस्त भी थे, पुराने दोस्त भी थे, सांसद भी थे हमारे। तो मृत्यु होने के बाद, उनके देहावसान के बाद वो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, और मेरे पास भी आया वो छेनू से कह देना श्याम चला गया। ये बहुत बहुत दुख भी होता था, पर बहुत चला रहे श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्याम यानी विनोद खन्ना, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक। मैं 3 आदमियों का बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ फिल्मों में, एक कबीर बेदी का, एक धर्मेंद्र जी का आज भी हूँ, और एक विनोद खन्ना का। जिस तरह आप एडमायरर रहे, उसी तरह मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो आपके बहुत बड़े एडमायरर रहे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म जग्गू दादा देखी। और ये इस किस्से को याद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके मोहल्ले में जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ जो कसाई थे वो आपके इस दाग को काट कर बना लिया करते थे यहाँ पर, और उनका ये मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा असल में कसाई ही है, और वो गोश्त काट रहा था तब उसको ये चोट लगी। खामोश। अच्छा, नवाजुद्दीन शेख बहुत अच्छा लड़का है, शेख नहीं सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कलाकार है, और मैं उसके लिए बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगता है बहुत अच्छा और अच्छा करेगा, उसके अंदर भी कन्विक्शन है, एक बगावत उसके अंदर भी देखता हूँ। और जैसे मैं कभी पॉलिटिकल स्ट्रीम में जो कहता हूँ कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, उसी तरह उसके बारे में कैसे उसके अंदर वो झलक है, और उसके अंदर वो काम करने की ललक भी है जो बहुतों ने नहीं किया। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू, हालांकि पॉलिटिकल इंटरव्यू था, सो कॉल्ड पॉलिटिकल इंटरव्यू, उस बेचारे को पॉलिटिक्स से क्या मतलब उस वक्त खासकर, लेकिन वो किया था, वो नवाजुद्दीन ने किया था, किसी लोगों ने करवाया था, और बेचारा आया था तो मुझे क्रिटिसाइज़ करने या शायद मुझसे, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी मेरे लिए कि ओवर इम्प्रेस होकर चला गया। बहुत वैसे बढ़िया। आपका एक्टिंग स्कूल और उनका बिल्कुल अलग है, वो जो उनका जो एक्टिंग स्टाइल है और आपका तो बिल्कुल अलग है। जब आप ये वाली एक्टिंग स्टाइल को, जिसमें इरफान हैं, नवाज़ हैं, ये लोग, पंकज त्रिपाठी, इन लोगों की एक्टिंग स्टाइल को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है कि चीज़ें बहुत बदल गई मतलब एक्टिंग की दुनिया में?
देखिए, एक्टिंग की दुनिया में सही मायनों में इंस्टीट्यूशन अगर कोई रहे, सही मायनों में हर फन मौला, तो रहे हैं हमारे यूसुफ खान, सरवर खान साहब, यानी कि दिलीप कुमार साहब। उनसे तो मैं नहीं समझता हूँ, यहाँ का देश विदेश में लोग मानते हैं उनको हर तरफ। तो एक इंस्टीट्यूशन लेकर आए, फिर हम जैसे या एक दूसरे आए जो रिबल सही मायनों में, वो शम्मी कपूर साहब। एक राज कपूर की तो खैर मैं कहीं, वहाँ तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है मेरा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ज़्यादा वहाँ कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं तो उनकी शायद ही कोई फिल्म छोड़ी होगी। हालांकि ये बात अलग है, दिलीप कुमार की मैंने मुगल आजम 36 बार देखी है और शायद गंगा जमुना में 6, 8 या 10 बार देखी है, लेकिन राज कपूर की कोई फिल्म, हालांकि गंगा मेरा अनाड़ी कई बार देखी, चाहे जिस देश में गंगा बहती है, सारी फिल्में देखी राज कपूर की, तो मैं दीवाना तो था, हूँ और रहूँगा, लेकिन इतनी नहीं जितनी मैंने दिलीप साहब की देखी। राज कपूर साहब का अपना एक अंदाज था, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ साथ उनके अंदर एक इनोसेंट होकर जो सब कुछ कह जाते थे, वो कला तो अभूतपूर्व थी उनके अंदर ये। लेकिन अभी के जो कलाकार हैं उसको दो श्रेणी में बांट दीजिए आप, 2 श्रेणी में बांटते हो, और जैसा कि अगर बांटना चाहें, अगर अहंकार ना दिखे तो एक अमिताभ बच्चन में बांट दीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा में बांट दीजिए, माने ना माने, झलक छाप तो बहुतों में दिखाई पड़ती है आपको। और ये, और उसके बावजूद कुछ लोग जो अलग राह में ना रहे, जिसको हमने कहा बेटर देन द बेस्ट और डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो उसमें हम समझते हैं नवाजुद्दीन आते हैं, ये लोग इरफान वगैरह बहुत अच्छे लड़के हैं। इरफान डूइंग सो वेल, बढ़िया लड़का है, इरफान भी है, नवाजुद्दीन भी है, ये ऋतिक रोशन है, बहुत अच्छे, बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत अच्छा कर रहे। मैं इस वक्त जान के किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सलमान अपने फैमिली फ्रेंड है, चाहे मैं शाहरुख खान इतना बढ़िया एनर्जेटिक स्टार है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसका बातों बातों में बात जी आई। जी हाँ, जी। हाँ। वैसे अगर इसको बहुत निजी सवाल न माने तो हमें बताइए कि ये आपको जो ये निशान है ये कैसे है? नहीं किसी चाकू का या किसी लड़ाई झगड़े का नहीं है, तो मुझे खुद भी याद नहीं है। मैंने बताया करते हैं, मेरे पिताजी उस वक्त अमेरिका में थे, मेरे मामा जी अमेरिका जा रहे थे, तो मेरे माँ और मेरी मामी दोनों उनको विदा करने के तैयारी में थी, और वो शेव किया था। उस वक्त ये ब्लेड नहीं होता था, मैं शायद 2 साल 2.5 साल 3 साल का होऊंगा, और ये ब्लेड नहीं, वो भारत ब्लेड कुछ ब्लेड होता था लगा के। पहले मैंने अपनी बहन की शेव करने की कोशिश की, मामा जी छोड़ के गए थे वहाँ पे, उसी ब्लेड से मामा जी की बेटी का हमने पहले उसका गाल काटा हमने, वो लहूलुहान हो गई। उसके बाद उसी ब्लेड से हम कहा तुमको नहीं आता, मैं करता हूँ, मैंने अपना किया, अपना शेव का जो बताया ये किस्सा, और ये यहाँ पर अटक गया, यहाँ कटा, खून, चिल्लाना, लोग दौड़ के आए, ये क्या हुआ। तो मुझे एक गलत फहमी थी जो अभी 10 साल पहले दूर हुई। मुझे लगा कि इस समय शायद प्लास्टिक सर्जरी शुरू नहीं हुई थी, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो थोड़ा स्टिच उस्टिच कर दिया गया। ये 10 साल पहले जो मेरी मामी थी, 10-12 साल पहले, उन्होंने बताया नहीं, ये हम तुमको तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सके, कि मामा जी को छोड़ना था ट्रेन से, वो पटना से जा रहे थे मुंबई, और मुंबई से उनको प्लेन पकड़ना था, वहाँ हवा पानी के जहाज़ से उनको भी जाना था ये। तो उन्होंने कहा अमेरिका, मेरे पिताजी ने बुलाया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहीं पे जितना डिटॉल उटॉल हो सका और जितना राख वगैरह लगा के, उसके लिए नहीं गए, और मुझे वहाँ पे उन्होंने बस ऐसे रख दिया। और ये दाग रहा, ये दाग के लिए मैं एक बार देवानंद साहब से पूछा था मैंने, इसलिए मैं कहता हूँ ओरिजिनलिटी पे, कि क्या करूँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसका प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँ क्या, और ये तो ब्लेड से बचपन में शरारत की निशानी है। देव साहब ने कहा बिल्कुल मत करना, काम चलेगा, नाम चलेगा, और तुम्हारी पर्सनैलिटी चमकेगी, और लोग हर अदा से प्यार करेंगे, और यही तुम्हारा हाईलाइट हो जाए। उन्होंने कहा देखो मेरे दांतों के बीच में एक गड्ढा है, मैंने अपनी किताब में लिखा भी है एनीथिंग बट खामोश में, दांतों के बीच में एक गड्ढा है। वो लोग कहते हैं इसको फिल करवा लो, फिलअप को हमने ना छोड़ दिया। आज कई लोग कहते हैं स्टाइल है, वैसे तुम्हारा ये जो है स्टाइल बन जाएगा, लोग बहुत पसंद करेंगे। और शायद वैसा ही हुआ, इतने लोग, कई लोगों ने देखा फैंस को नादानी में काट के आ गए, किसी ने ग्लास लगा लिया, किसी को मैं शूटिंग करता था वहाँ दिखाने आते थे ज़ख्म को, मैंने ये कहा हम क्या पागल हैं क्या, मेरा बस चलता, मैं खुद ऐसा नहीं करता। और इतना पसंद लगा कि मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को कई बार पूछा गया कि सो ये पापा का
ये कैसे हुआ है दाग, मालूम है बच्चों ने, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने सिखा दिया कि फलाना रेखा आंटी ने काट लिया इनको। अच्छा, बहुत गुस्सा था उसको बचपन में। आज तो बहुत रेखा को मानती हैं, बहुत मानती हैं। रेखा तो बोलती है मेरी बेटी है ये। तो ऐसा था, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा पसंद था मेरी बेटी को भी, छोटे बच्चों को, कि पापा का ये बहुत पसंद आता है ये दाग, ये जो है। तो अब इसके मैं फैंस लोगों से कहता हूँ कभी भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो हमने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, अपनी सारी पर्सनालिटी इन टोटलिटी। कभी किसी आंखें, जुल्फ़े बंगाल, सिल्क की साड़ी, गालों की लाली, इस पे मत जाएं, पूरी पर्सनालिटी को देखें। एक कम हाइट की लड़की भी महान बन सकती है, जया बच्चन, और गजब का परफॉर्मेंस और गजब की पर्सनालिटी डेवलप किया। एक कम हाइट के व्यक्ति इंटरनेशनल मोस्ट हैंडसम मैन विद द हैंडसम डीड्स महात्मा गांधी बन सकते हैं। एक बहुत लंबे हाइट का आदमी जिसको लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, वो कम हाइट की जया बच्चन का हस्बैंड भी बन सकता है और भारत का महान कलाकार भी बन सकता है, अमिताभ बच्चन। इसलिए पर्सनालिटी इन टोटलिटी, ये आप देख लेना कितने लोगों को। ये तो लेकिन खैर बाद में हुआ कि जब नाम चला तो काम चला, लेकिन कभी तो आपने आईने में ख़ुद को देखा होगा और उस वक्त करेंसी में चल रहे हीरो लोगों को देखा होगा जो फ्लॉलेस चेहरे जिनके थे। कभी तो कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ होगा कि ये चेहरा लेकर मैं सितारा बनने की का ख्वाब देख रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। पहले लगता था मुझको कि कहाँ, लोग कहते थे कैसे टिकोगे यहाँ पे, कुछ होगा नहीं। बहुत लोग कहते थे जो डिस्करेज भी करते थे और कई बार शायद मैटर ऑफ फैक्ट की बात करते थे कि कैसे होगा यार, कहाँ तुम राज कपूर से इंस्पायर्ड हो, देखा राज कपूर कितना हैंडसम है, कहाँ प्राण की बात करते हो, प्राण जी कितने खूबसूरत है, प्रेम चोपड़ा कितना हैंडसम है, कितने अच्छे लोग हैं ये, और आप बनना चाहते हो ये। अभी जो कोई कहता था मुस्टैच शेव कर लो, कोई कहता था इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, कोई कहता था ये कटी फटी शक्ल लेकर कैसे चलोगे, कहाँ तक चलोगे। आत्मविश्वास और पैशन और डेडिकेशन एंड डिवोशन एंड ड्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल अप्रोच लाइफ में रख के हमने कहा अब जाओ, एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली, यही हूँ मैं, इसे ही स्वीकार करोगे तो। अब मूछें भी रहेंगी, प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं होगी, एक कटी फटी शक्ल ही रहेगी, इसी को लेकर चलूँगा, इसी को लेकर बढ़ूँगा और इसी को लेकर लोगों को बढ़ाऊँगा। तो वो एक काम आ गया। कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही, बट सबसे ज़्यादा सही मायने में क्लीशे अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो देश की जनता जनार्दन ने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया, बहुत। आज अगर मैं ज़ीरो से हीरो या विलन से हीरो बना हूँ तो उसके लिए मैं किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का एहसानमंद नहीं हूँ। मैं एहसानमंद हूँ तो अपने समर्थकों का, प्रशंसकों का, चाहने वालों का, देश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। क्या बात है। ये बताइए कि ये सब करते हुए, तरह तरह के रोल करते हुए फिल्मों में, क्योंकि आपको खुद ही मालूम होता है कि अगला रोल आपको कौन सा मिलने वाला है और तरह तरह के काम आपको करने होते हैं, कोई एक ऐसा एरिया था जहां आपको लगता था कि ये वाला काम नहीं आता, ना ही मिले मुझे तो अच्छा है क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, जैसे कि आप? हाँ, बिल्कुल। कई फिल्में तो करनी पड़ी, मजबूरी में भी, किसी का प्रेशर आ गया, कई फिल्म नाम क्यों लूँ, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को तकलीफ़ होगी, लेकिन कुछ फिल्में थी मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कई इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं कर, बड़े बड़े स्टार के साथ, यहाँ तक राजकुमार साहब के साथ कुछ फिल्में की, बहुत अच्छा लगा। राजकुमार के साथ कोई फिल्म नहीं करता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता, लेकिन किया। उसी तरह से कोई हमारे बहुत फेवरेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, राजकुमार कोहली जी के साथ बहुत फिल्में की, अभी भी लगता है एक दो फिल्में नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करता तो बहुत अच्छा होता। ये तो लाइफ में आपके साथ होता रहता है ये। और कई फिल्में ऐसी थीं जो अपने ह्यूमन एरर की वजह से या अपनी नादानी की वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से नहीं कर सका, जो बहुत ज़बरदस्त बम्पर हुई। मिसाल के तौर पे दीवार फिल्म, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिखा है, हमारे प्रोड्यूसर के बाद 6-7 महीना 8 महीना सब्जेक्ट था, नहीं कर पाया मैं, या क्यों हमारे प्रोड्यूसर से और शायद उनकी राइटर्स की कुछ हो गई
आपस में डील नहीं बनी, तो मैं पीछे हट गया। और अमिताभ ने किया शोले फिल्म, वो तो रमेश सिप्पी ने अपनी किताब में भी लिखा है। बहुत चाहते थे मैं फिल्म करूं, बहुत चाहते थे, कितना हमारे पास आए, कितने लोगों को लेकर आए, लेकिन हम इतने उस वक्त टाइट पोजीशन में डेट्स की, बेंगलोर में शूटिंग थी उनकी, और एक साथ वो महीनों महीनों के डेट्स चाहिए थे, मेरा करना बहुत मुश्किल लग रहा था, और अंतोगत्वा नहीं किया तो अमिताभ बच्चन ने किया। एक तरफ मुझे दुख है कि शोले फिल्म मैंने नहीं की या दीवार फिल्म नहीं की, वहीं दूसरी तरफ मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है, मेरी योगा और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का तकाजा है कि उस फिल्म को भारत के महान कलाकार अमिताभ बच्चन ने किया। यानी महान कलाकार बनने में उन फिल्मों ने बहुत सही रोल निभाया, जिसकी वजह से वो महान कलाकार की श्रेणी में शामिल हुए अमिताभ बच्चन। और मैं इसके लिए बहुत खूब महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। कम से कम दोस्त को, मेरे दोस्त को तो उतना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, एंड डिज़र्विंग फ्रेंड को डिज़र्विंग प्लेटफॉर्म मिला। तो ऐसा होता है। मैं एक फिल्म थी मनोज कुमार की, उसमें चाहते थे, वो प्रेमनाथ जी ने रोल किया, बहुत आया मेरे पास कि वो करो, सरदार जी का रोल था शोर फिल्म में, शोर फिल्म में बहुत आए मेरे पास, बहुत 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 मानते थे, अभी भी मानते हैं मनोज कुमार, लेकिन मैं नहीं कर सका। हमने बड़ी मुश्किल से कहा कि 8 महीने में, मैं 4 महीने, वो चाहते थे 4 महीने में फिल्म बन जाए, मैंने कहा 8 महीने में बना सकता हूँ मैं, मेरी डेट्स की प्रॉब्लम थी, बहुत 8 महीना तो बहुत लेट हो जाएगा, 4 महीने में कर दिए, वो करके मैं नहीं कर सका। ये बात और है कि फिल्म जब बनी और कंप्लीट हुई तो बनते बनते 18 महीने लग गए, यानी अगर मैंने कर लिया होता तो हो जाता, कुछ मजबूरियाँ होंगी, तो ऐसा। चलिए, वैसे अमिताभ बच्चन के साथ कुछ दिलचस्प संयोगों का सिलसिला आपके साथ है। अगर देखें कि वो तो बाद में एंग्री यंग मैन के रूप में जाने गए, लेकिन ख़ुद आपकी FTI में रहते हुए आपकी फ़िल्म का ही नाम शायद एंग्री यंग मैन था, एंग्री यंग मैन, और उसमें जया बच्चन उसकी हीरोइन थी, और फिल्म में बहुत बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत सराहा था, बहुत प्रशंसा हुई थी, और जया भी उसमें काफ़ी अच्छे रूप में नज़र आई थी वहाँ पे, और उसका नाम था एंग्री यंग मैन। मैंने बहुत पहले कहा था, अब तो नहीं दोहराता हूँ, बहुत पहले कहा था, हो सकता है शायद वहीं से जया ने ही वो नाम पास कर दिया हो उनके PR डिपार्टमेंट को, एंग्री यंग मैन, तो वो चला गया उधर, और शोभा डे का दिया हुआ शॉटगन नाम चिपक गया इधर। तो आखिर में हमको शत्रुघ्न जी बताइए कि जिस बिहार से निकलकर आपने बिहार का नाम इतना रोशन किया, उस बिहार में भी कुछ भाषाई गतिविधियां, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा या और जो स्थानीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा को लेकर आप जब देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं कि वहाँ न सिर्फ सिनेमा बल्कि भोजपुरी संस्कृति या स्थानीय स्तर पर होने वाली जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, उसमें एक सांसद के रूप में भी और एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी, जब आप इन दशाओं को देखते हैं तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं? नहीं, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बात को जानता हूँ और मानता हूँ कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। जिस तरह के बिहार के लोग पूरे सर्विसेज में, चाहे IPS हो, IAS हो, फॉरेन सर्विस हो, जहाँ देखेंगे आप, रेलवे हो, इनकम टैक्स, भरपूर लोग दिखाई पड़ेंगे बिहार के लोग। एक तरफ बिहार की शिक्षा प्रणाली पे जो बात होती है उससे बहुत दुख होता है, जो आज स्तर हो गया है एजुकेशन और हेल्थ में, अनफॉर्चुनेटली जितना पीछे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखता हूँ वहीं के स्टूडेंट्स या वहाँ रह के चाहे बाहर निकल कर इतना अच्छा कर रहे हैं, गज़ब की प्रतिभा। उसी तरह से कला के क्षेत्र में भी वहाँ एक से एक बढ़िया गायक और गायिकाएँ हैं, एक से एक अच्छे लोग कलाकार हैं, पेंटर हैं। मधुबनी पेंटिंग को तो धन्य है, उन लोगों ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। भोजपुरी भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है, करोड़ों लोगों की भाषा है। सर शिव सागर राम गुलाम से लेकर हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति रहे और दूसरे भी रहे, वो राजेंद्र बाबू से लेकर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री से लेकर लालू यादव से लेकर कितने अच्छे अच्छे लोगों की भाषा है, लोकप्रिय लोगों की भाषा, बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, मीठी भाषा है। थोड़ा मैंने भी पार्लियामेंट में बात उठाई, अपने सांसद के तौर पर पूछा देखा, लेकिन अभी भी थोड़ा दुख होता है। बहुत सारी भाषाओं को अष्टम सूची में शामिल किया गया, अच्छी बात है, क्यों नहीं, करना ही चाहिए। भाषा तो आपकी तो तुलना आपकी माँ या मासी से होती है तो अच्छी बात, बड़ी बात।
लेकिन कन्नड़ हो कि तमिल हो कि जितने जगह कि और कई ऐसी भाषाएं भी जो कम लोगों में बोली जाती, उसके बाद भी किया गया और मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन भोजपुरी जो भाषा है करोड़ों लोगों की भाषा है, इतनी लोकप्रिय भाषा है, इतनी पुरानी भाषा, इतनी प्रचलित भाषा है, उसको आज तक अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि ये भी एक वजह है कि भोजपुरी फिल्में आज कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना हासिल नहीं कर पा रही हैं, वो जगह नहीं बना पा रही हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं उनकी भाषा को। हालांकि देखिए नीतू चंद्रा लड़की बहुत अच्छी लड़की है, नीतू चंद्रा, उसने फिल्म बनाई थी देसवा, इसकी बड़ी सराहना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग चाह रहे थे, वो उसको मुकाम नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि अष्टम सूची में शामिल नहीं, संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया। तो एक होगा जिससे और इजाफा आएगा भोजपुरी फिल्मों में। भोजपुरी फिल्मों में इसके इजाफा का एक और है जिसको थोड़ा हम बचना भी चाहिए। वो एज ए फ्रेंडली कलाकार के नाते मेरा सिर्फ विनम्र निवेदन है, सुझाव है कि भेड़ चाल में ना फंसे। इसको भोजपुरी भाषा के कई फिल्मों को लोग इस तरह ऐसा बना देते हैं, चाहे ऐसा उसका प्रचार करते हैं या इस तरह से बना दिया, आइटम डाल दिया और फलाने का आइटम है और झटका मटका लटका, इनसे बहुत ऊपर है भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा में अपना ह्यूमर है, भोजपुरी भाषा का अपना फैलाव है, विस्तार है, दर्द है, उसकी अपनी पकड़ है। अब उसको सिर्फ आप ये कर दें कि अच्छा साहब ये हमारे से मजदूर वर्ग के कुछ लोग के लिए है या किसान वर्ग के लिए है, या कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए या सस्तापन उसमें दिखा के भेड़ चाल में डालेंगे तो वही फिर हम लोग जो है मुंह के बल गिरेंगे। एक ज़माना आएगा जब एक के वजह से या चंद लोगों की वजह से सब लोग उस तरह से ही होना शुरू होंगे। उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं की पकड़ के लिए, उनकी विस्तार के लिए, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि एक फाइनेंस का ब्लॉक बनाया जाए, एक डिस्ट्रीब्यूशन का उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया जाए, और गनीमत जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है उन क्षेत्रों में तो कम से कम हर भोजपुरी फिल्म को सब्सिडी मिले तो बहुत अच्छी बात है। टैक्स एग्जम्पशन तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अब ये आप भी यही कहेंगे कि होना चाहिए, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति और आप में फ़र्क हो तो हमें करना ही होगा, क्योंकि यहाँ आप नीति बनाने में या आपकी जो सामाजिक हैसियत है और आपकी राजनीति में जो आपकी स्थिति है उसमें आप इसको मूवर और शेकर की तरह काम शायद कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा है क्या? बाधा है। मैं चूँकि आपके गुफ्तगू प्रोग्राम में हूँ तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो मैं सरकार के दावे के या सरकार के काम में कहीं किसी किस्म का अतिक्रमण हो। ये तो सरकार को करना, हम तो सिर्फ विनती कर दी थी। मैंने कहा विनम्र प्रार्थना है। मैंने ये जो बात कही ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में कह चुका हूँ मैं ये अपने स्पीच में, और एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि इसका भाषा को क्यों स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर स्वीकृति मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेंस मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेंस मिलना शुरू होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग फिल्में बनाना शुरू करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनाना शुरू करेंगे तो जाहिर है उसके बाद उनका बजट में भी विस्तार होगा। जब बजट में विस्तार होगा कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कई लोग उसमें सीरियस भाव से आएंगे। जैसे हिंदी में आते हैं, हमारे यहाँ बिमल बाबू थे, बिमल रॉय थे, ऋषिदा रहे, हमारे गुलजार, आप जानते कितनों को, जिस तरह से ऐसे लोग भी आना शुरू होंगे, उसमें रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिल्में बनेंगी और फिल्में बढ़ेंगी। इसलिए मैं इसलिए कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में बिल्कुल ठीक है, ये आपने दायरे को क्रॉस बिल्कुल तो बिल्कुल आखिर में हमारे पास बातों का और सवालों का ये क्रम लगभग पूरा हुआ है। शत्रु जी, अगर कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और उससे जुड़ा कोई सवाल अगर मुझसे रह गया हो तो ये मौका है कि आप अपने देखने वालों, अपने फैंस के साथ ये मुखातिब हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर विनती और प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ सरकार से, क्षेत्र की सरकार से, भारत सरकार से, और वो ये है कि जब आपने खुद कहा था टेक्नीशियंस के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मीडिया के लिए क्या कर रहे हैं, तो उससे हम चाहेंगे टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, हालांकि हमारे एसोसिएशंस होते हैं,
लेकिन उनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती जितनी ज़रूरत होती है। हम चाहेंगे उनके लिए एक से एक महान कलाकार हम लोगों ने दिया है दुनिया को, एक से एक महान कलाकार, उसका एक पैरामीटर और बैरोमीटर बनाते हुए कि कैसे लोग थे, कितना उन्होंने योगदान दिया है टेक्नीशियंस को या आर्टिस्ट को, चाइल्ड आर्टिस्ट को जो बड़े होने के बाद जिनको काम नहीं मिलता है, या सीनियर आर्टिस्ट को जिनको बहुत मुश्किल से मुश्किल के दिन गुजारने पड़ रहे हैं, या भोजपुरी फिल्म हो कि क्षेत्रीय फिल्में हो कि हिंदी फिल्म हो कि बंगाली फिल्म हो, जितनी फिल्मों में है वहाँ के क्षेत्र के सरकार और भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को इस बात पे ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए ताकि उन लोगों के ज़िंदगी में और हम कैसे सहूलियत पैदा कर सकें, कैसे उनको सब्सिडाइज़ करें, कैसे उनको हम स्कॉलरशिप दें, कैसे उनको हम वहाँ पे उनको पेंशन दें, क्या तरीका हो, यानी सबको हम सुखान्वित करें, सबको आशान्वित करें और सबका भला करें। हम यही चाहेंगे आपके ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. शत्रुघ्न सिन्हा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।